शुभ वंदन बच्चों। आज हम कक्षा 9 में दो बैलों की कथा पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। यह पाठ मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1880 में हुआ था और 1936 में उनका देहांत हुआ था। आइए इसी पाठ के प्रश्नोत्तर आज हम करते हैं। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? देखिए, कांजी हाउस का किसे कहते हैं? जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। लावारिस पशु जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, उन्हें पकड़ के उसमें बंद कर दिया जाता है। लावारिस पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में कैद कर लिया जाता था। उनकी नीलामी भी होती थी। उनका रिकॉर्ड रजिस्टर भी बनाया जाता था। कोई पशु भाग तो नहीं गया या मर तो नहीं गया, सभी सुरक्षित हैं या नहीं, यही सब जानने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। हाजिरी मतलब अटेंडेंस। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची, पाठ में आपने देखा होगा ना, एक छोटी बच्ची थी गया के घर, उसकी माँ मर गई थी और वह हीरा और मोती से बहुत स्नेह करती थी और इसी स्नेह के कारण वो उनको एक एक रोटी खिलाकर आती थी। उसी बच्ची के बारे में पूछा गया है कि वो बैलों के प्रति उसके मन में प्रेम क्यों उमड़ा, क्या कारण था उसका। देखिए, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ से बिछड़ने का दर्द जानती थी। सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। उसे लगा कि बैल भी उसी की तरह अभागे हैं, वह भी अपने मालिक से दूर है। इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह उन्हें छिपकर रोटी खिलाने लगी। समझ आ गया आपको क्यों खिलाती थी वह उन्हें रोटी? क्योंकि जैसे छोटी बच्ची थी, अपनी माँ से दूर हो चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी, पीटती थी, भरपेट भोजन भी नहीं देती थी, उसी तरह वो बैल भी जो थे वो अपने मालिक से दूर आ गए थे और गया उनके साथ सौतेला व्यवहार करता था। छोटी बच्ची की तरह उन्हें मारता था, पीटता था और उन्हें अच्छे से खाना नहीं देता था, चारा नहीं देता था। तो छोटी बच्ची को लगता था कि ये बैल भी मेरी ही तरह है, इसलिए वो चुपचाप उन्हें रोटी खिला देती थी चोरी से। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? देखिए, इस कहानी के माध्यम से, हीरा और मोती के माध्यम से कौन कौन सी शिक्षा हमें मिल रही है? नीति विषयक विषयक मूल्य मतलब, नीति विषयक मूल्य मतलब शिक्षा। कौन सी शिक्षाएं हमें मिल रही है, वही पूछा बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। सभी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है तथा इसकी रक्षा करना जरूरी है। दूसरी बात, एकता में शक्ति होती है। दोनों ने सांड का सामना मिलकर किया था ना, इसलिए कहते हैं एकता में शक्ति है। सच्चा मित्र मुसीबत में कभी नहीं, कभी भी साथ नहीं छोड़ता। ठीक है, देखिए वो मोती को रस्से से बांध दिया था तो हीरा भी नहीं जाता वहां से। दूसरा है, पशुओं के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। अब देखिए, गया जो है पशुओं को पीटता था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पशुओं के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। फिर है, हमें निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। अपने साथ साथ दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। मोती भगा देता है ना सारे जानवरों को वहां से, तो कहता है कि भाई अपना अपना हित के सोचें, इनके लिए भी कुछ कर लें। और आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये 7 पॉइंट मैंने लिखे हैं, आपको जितनी याद रह जाए उतने लिख आइए, या फिर और कोई अच्छा लग रहा हो तो वो लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? कि गधे को अधिकतर सभी लोग बेवकूफ कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही सहनशील होता है, उसे मारो पीटो कोई असर ही नहीं होता। लेकिन प्रेमचंद ने उसे बेवकूफ ना कहकर एक नए अर्थ के लिए कुछ कहा है। तो उसे क्या कहा है, क्या अर्थ दिया है उसे, यही पूछा गया है इसमें। गधे को उसकी सहनशीलता व सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। यदि देखा जाए तो ऋषि मुनियों के समस्त गुणों की पराकाष्ठा गधे में दिखाई देती है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा का उस पर कोई प्रभाव न पड़ना उसके संत स्वभाव का ही प्रमाण है। देखिए, प्रेमचंद जी कहते हैं कि सब लोग गधे को मूर्ख समझते हैं, लेकिन वो मूर्ख नहीं है, वो तो ऋषि मुनियों की तरह है।
जैसे ऋषि मुनियों पर लालच का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, माया का किसी चीज का कोई असर नहीं होता है, उसी तरह गधा भी है। गधे पर भी इन सब चीजों का, किसी भी चीज का, चाहे उसे अच्छा दो बुरा दो, खाने के लिए मारो पीटो कुछ भी करो, किसी चीज का ज्यादा असर नहीं होता। हर समय वो एक सी ही मुद्रा में रहता है। तो इसलिए प्रेमचंद जी ने उसको ऋषि मुनियों की संगत दी है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ओहो, अच्छे फ्रेंड थे। कि पाठ में अनेक ऐसे घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नंबर वन, एक दूसरे को चाट कर वे अपना प्रेम भाव प्रकट करते थे। मटर के खेत में मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। चाहते तो एक उसमें से भाग सकता था, लेकिन नहीं, दोनों में दोस्ती थी ना, इसलिए दूसरा भी नहीं गया। चारा खाने के लिए दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते और एक साथ ही मुंह हटाते थे। गाड़ी में जोत दिए जाने पर दोनों की कोशिश होती कि उनके कंधों पर ही अधिक से अधिक बोझ रहे। देखिए, इतना तो मनुष्य कोई भी नहीं करता। सांड का वे दड़ियल का मुकाबला दोनों एक साथ मिलकर करते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट थे जिनसे पता चलता है कि दोनों गहरे दोस्त थे। आपको और कोई याद आ रहा हो तो वो भी लिख देना। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक जब वो छोटी बच्ची हीरा और मोती को एक रोटी खिलाती थी ना, तो एक बार हीरा को गुस्सा आ रहा था। तो कह रहा था कि मेरा मन तो करता है कि इसकी माँ के पेट में सींग घुसा दूं मैं। तो मोती ने कहा, नहीं, मोती को गुस्सा आता है तो हीरा कहता है कि लेकिन आप ये भूल जाते हो कि औरत जान पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो इसके माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं? हीरा के इस कथन से स्पष्ट होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा गलती होने पर नारी को ही जिम्मेदार माना जाता है। ये तो मानोगे तुम भी। उसका शोषण किया जाता है। प्रेमचंद ने हीरा बैल के माध्यम से इस नैतिक मूल्य को पुनः स्थापित करने की चेष्टा की है। समझ आया आपको? ये बात तो तुम भी मानोगे भाई बच्चों, कि अगर कुछ घर में अच्छा हो जाता है, किसी का बेटा बड़ा अच्छा कोई ऑफिसर बन जाता है या कोई अच्छा काम कर देता है, अच्छे मार्क्स ले आता है, तो पापा बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा बेटा। बाबा भी कहेंगे अरे भाई मेरा पोता है। और किसी वजह से अगर दुर्भाग्यवश वो लड़का नकारा हो, बेवकूफ हो या लड़ाई झगड़े करता हो, तो क्या होता है? तो सीधे क्या कहा जाता है? माँ पे गया है अपनी, इसकी माँ ने ही बिगाड़ रखा है। यानी ये पुरुष प्रधान देश है हमारा। कुछ अच्छा हो जाए तो पिताजी का, और कुछ बुरा हो जाए तो माँ का, नारी को दोष दे देते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है? देखिए, पशु और समाज हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। किसान के पास अगर पशु ना हो तो वह अधूरा होता है, और अगर पशुओं की देखभाल किसान ना करे तो पशु भी अधूरे हैं। तो यही पूछा गया इसमें। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है। वे दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान को हल चलाने व गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए। बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा व दाना भी मिलना जरूरी है। जो कौन देगा? वो किसान देगा। कहानी के माध्यम से इन संबंधों को स्पष्ट किया गया है कि झूरी बैलों को प्यार करता है तो बैल भी बढ़ चढ़कर उसके लिए काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों को रूखा सूखा खिलाकर काम लेना चाहता है, तो अपनेपन के अभाव में बैल उसके पास से भाग जाते हैं। यानी कि बैल, जानवरों को अगर प्यार करोगे तो जानवर भी तुम्हें उतना ही प्यार देंगे। अगला प्रश्न है, इतना तो हो गया होगा कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे तो सब आशीर्वाद देंगे ही। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती कभी कभी अत्याचार को देखकर विद्रोही, ये शब्द विद्रोही है,
विद्रोही हो जाता था, लेकिन स्वभाव से वह बहुत ही परोपकारी था। परोपकारी मतलब दूसरे का उपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला था। हीरा मोती ने मिलकर कांची हाउस में कैद भैंसों, घोड़ों, बकरियों और गधों को दीवार गिराकर आजाद कर दिया था, लेकिन अपनी मोटी रस्सी ना तोड़ पाए और दोनों वहीं रह गए। लेकिन उन्हें संतोष था कि उनके प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान तो बच ही गई। इसी बात से पता चलता है कि मोती निडर, साहसी, दूसरों की सहायता करने वाला एक सच्चा, क्या शब्द है ये, सच्चा मित्र था। ठीक है, समझ आ गया आपको? अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का मतलब, इसका अर्थ बताइए, क्या भाव है इसके। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। देखिए, सभी जीवों में मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है क्योंकि उसके पास मस्तिष्क है, इसलिए वह विचारों का आदान प्रदान बड़ी आसानी से कर लेता है। क्योंकि बुद्धि है उसके अंदर, विवेक है उसके अंदर, इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। किंतु स्वार्थवश एक दूसरे के मनोभावों को समझना नहीं चाहता, दूसरे का हित नहीं चाहता। जबकि पशु होते हुए भी हीरा और मोती के पास ऐसी गुप्त शक्ति है जिससे वह एक दूसरे के मनोभावों को भली भांति समझ लेते हैं, एक दूसरे की भलाई की बात सोचते हैं। मनुष्य नहीं करते आजकल के ऐसा। आगे देखिए, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। देखिए, गया के घर में रहने वाली भैरव की लड़की दोनों बैलों को अपने जैसा ही समझती थी। उसकी उसकी सौतेली माँ उसकी सौतेली माँ की तरह ही गया भी बैलों के साथ अपना पूर्ण व सौतेला व्यवहार करता था। इसलिए प्रेमवश वह छोटी लड़की उन्हें एक एक रोटी खिला जाती थी। उस एक एक रोटी से बैलों की भूख तो शांत नहीं होती थी, लेकिन बच्ची के प्रेम और अपनत्व से उनका मन संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि प्रेम ही आत्मा आत्मा का भोजन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये शब्द है करता था और यहाँ पर ये शब्द है आत्मा। देखिए क्या था कि भैरव के घर, सॉरी, गया के घर में भैरव की एक लड़की थी। तो वो क्या करती थी, उन दोनों को एक एक रोटी देती थी। अब एक एक रोटी से क्या बैलों का पेट भरेगा, लेकिन उस एक एक रोटी में उस बच्ची का इतना प्यार छुपा होता था कि उनके मन को संतुष्ट करता था, और उस एक रोटी से उनका मन तृप्त हो जाता था उनकी, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का भोजन होता है। समझ में आ गया बेटा आपको ये प्रश्न? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्ते।